प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या ऐसा बोला जा सकता है? और अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसका क्या कारण होगा? मतलब ऐसा ही तो नहीं बोल सकते हो आप ना कुछ तो रीज़न आपको देना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है और लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट का, आने वाले दिनों से ज़्यादा अच्छा बोलना ये होगा कि आने वाले महीनों या सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। लेकिन हर एक चीज़ का प्लस और माइनस तो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ भी हमें समझना होगा कि ठीक है भाई, ये अच्छी चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन इस मार्केट में रिस्क क्या है? क्या कोई ऐसा रीज़न भी है जिसके कारण अगर वो कारण हुआ तो मार्केट गिर भी सकता है? तो ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, स्टॉक मार्केट का जब भी हम परफॉर्मेंस डिस्कशन करते हैं ना, तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि स्टॉक मार्केट देखने से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंडियन इकोनॉमी को देखें, या फिर जिस भी कंट्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, इक्विटी मार्केट्स में, अलग अलग कंट्री के इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस जा सकते हैं, जापान में कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कर सकते हैं, चाइना में कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे जिस भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, वहाँ इकोनॉमी का परफॉर्मेंस देखें कि फ़िलहाल क्या चल रहा है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए, अगर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक रहा तो मोस्टली मान कर चलें कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस उसको रिप्लिकेट करेगा। इंडियन इकोनॉमी के साथ तो यही हुआ, लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस नहीं था इंडियन इकोनॉमी का, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस नहीं आया, और इसीलिए एफआईआईज भाग रहे थे, लगातार भाग रहे थे। अब ऐसा कुछ चेंज आ रहा है क्या जिसके कारण फाइनली लग रहा है कि भाई चीज़ें सुधरेंगी? ठीक है, तो देखिए, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस जानने के लिए 2 चीज़ आप देखें। एक तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी देखें कि हालात कैसा है, और इकोनॉमी के साथ साथ ये भी देख लें कि स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है। ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका इकोनॉमी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन लगातार वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद इकोनॉमी कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें थोड़ा भी कमी आया, ठीक है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, फंडामेंटल पैरामीटर्स पे, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यूएस में मोस्टली इसी तरह का कुछ अभी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में वैसा सिनारियो नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन तो पहले के मुकाबले, खासकर लार्ज कैप्स में पहले के मुकाबले तो अट्रैक्टिव हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑफकोर्स वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन लार्ज कैप्स में तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो वो रीजंस जान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी रीजंस मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण मार्केट में प्रॉब्लम आया था, उसको भी मैं कवर करने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स एज अ लास्ट पॉइंट मैं आपको उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों लग रहा है कि मार्केट में परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो देखिए, क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, चेक करें। जीडीपी ग्रोथ रेट से पता चलेगा ना किस तरह का जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी पता चलेगा। उसके बाद कंपनी का अर्निंग ग्रोथ आप चेक करते हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन चेक करते हैं, इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं, फिस्कल डिफिसिट किस तरह का है, क्रेडिट ग्रोथ किस तरह का, ये सब चीज़ें आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कोई भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंट्री के इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट भाई फर्स्ट क्वार्टर तो बहुत अच्छा, मतलब 7% प्लस का है, जो कि बहुत अच्छा, मतलब वर्ल्ड में अगर आप दूसरे जो मेजर इकोनॉमीज़ है उससे कंपेयर करेंगे तो हम बहुत आगे हैं। कई बार ये सब डेटा मैंने आप लोग को शो किया है। और पूरा फाइनेंशियल ईयर भी अगर आप देखें ना, तो 7% के आसपास, और अगर मुझसे पर्सनल व्यू पूछा जाए कि मुझे क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि 7% से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा जीडीपी ग्रोथ रेट, कम आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो 7% चलिए ज़्यादा मुझे लगता है, लेकिन मान लीजिए 7% के आसपास भी रहा, थोड़ा कम भी रहा, फिर भी जीडीपी वाइज हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके बाद सेकंड क्या चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे भाई क्रेडिट ग्रोथ कैसा है, जो तुम्हारे यहाँ बैंक्स हैं वो लोन सही से दे पा रहे हैं कि नहीं, और लोन का ग्रोथ कैसा है, क्योंकि उसी पे तो इकोनॉमी डिपेंड करेगा ना, बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लोन ग्रोथ होगा उतना आपका इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि कंजम्पशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देगा। तो क्रेडिट ग्रोथ तो हमारा बुरी तरह से हिट हुआ था, लास्ट 1 ईयर से तो हम डाउन एंड आउट थे, लेकिन वहाँ पे तो अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एसबीआई की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्निंग का जब उनका
इस बार का जब अर्निंग का उनका रिपोर्ट आया था तो उन्होंने बोला था कि भाई 12 to 14% के आसपास अर्निंग ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और SBI बैंक ऐसा बोल रहा है तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि वो इकोनॉमी का अच्छा खासा फिलर देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% बिजनेस तो उन्हीं के पास है। तो 12, 13, 14% के आसपास अगर हम क्रेडिट ग्रोथ ला पाते हैं, जो कि सिंगल डिजिट में चल रहा था, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी आपको सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय में इंप्रूवमेंट आएगा, और क्रेडिट ग्रोथ एनी हाउ देखिए बढ़ेगा ही ना, मतलब किसी को आकर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और अभी और भी चांस है कि और कट हो सकता है, इसके बारे में आगे मैं आपको कवर करूंगा इंटरेस्ट रेट सेगमेंट में। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंडिविजुअल और ज़्यादा लोन लेंगे, सामान खरीदेंगे। उसी तरह जो कॉर्पोरेट्स हैं, खासकर जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज है, वो भी लोन लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो उससे एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को, ठीक है। इंडिविजुअल साइड पे वो कंजम्पशन का बूस्ट मिलेगा, और कॉर्पोरेट साइड पे उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बूस्ट मिलेगा, खर्च करेंगे ग्रोथ के लिए, तो बहुत अच्छा है। CRR कट बहुत अच्छा खासा हुआ है, तो ऑफकोर्स आप मान कर चलें कि जो क्रेडिट ऑपटेक है वो आने वाले महीनों में और धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। उसके बाद RBI ने भी जो स्ट्रिक्टनेस दिखाया था ना लोन्स को लेकर, उसे भी थोड़ा कमी किया है वहाँ पे RBI ने ना। पहले जैसे था कि भाई अनसिक्योर्ड लोन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था RBI की, ज़्यादा मत दो, प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सब काफ़ी हद तक RBI ने थोड़ा छूट दिया है ना बैंक्स को या NBFCs को। तो उसके कारण भी क्रेडिट ग्रोथ आप देखेंगे धीरे धीरे अच्छा खासा बढ़ेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इन्फ्लेशन भी देखें तो इन्फ्लेशन तो 2026 छोड़िए 2027 में भी लग रहा है कि 4% के आसपास ही रहेगा, और RBI का कंफर्ट फिगर तो यही ना 4% ±2%। तो 2% से 6% के आसपास अगर इन्फ्लेशन है तो RBI के लिए कंसर्न नहीं है। इसमें भी अगर 4% के आसपास इन्फ्लेशन है तो RBI उसे बहुत अच्छा मानता है। अब इंटरेस्ट रेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रेपो रेट 5.5% के आसपास है, और इन्फ्लेशन लग नहीं रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी 4% से ऊपर जाने जा रहा है। इवन 27 में बोला जा रहा है कि शायद 4% के आसपास ही रहे। तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट कट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, RBI को आराम से कट किया जा सकता है, क्योंकि रियल रेट देखिए 1.25% के आसपास भी रहेगा तो वो चलता है। मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए 1.5% के आसपास अगर जो डिफरेंस है रेट्स में अगर वो रहता है, मतलब इन्फ्लेशन और जो आपका रेपो रेट है दोनों का डिफरेंस की बात मैं बोल रहा हूँ, तो अगर उतना रेट रहता है 1.25 तो 1.5 बिल्कुल सही है, चलेगा इतना। तो 25 बेसिस पॉइंट तो आराम से कट किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 4% से नीचे ही रहेगा अभी, नियर फ्यूचर में तो ऊपर जाने नहीं जा रहा है। और अगर GDP फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम दिखने लगा तब तो RBI के पास 50 बेसिस पॉइंट रेट कट के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, वो भी किया जा सकता है। दिसंबर में देखते हैं RBI रेट कट करता है कि नहीं। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करने में तो कोई हर्ज नहीं है, आराम से किया जा सकता है। 50 बेसिस पॉइंट के लिए कॉल लेना पड़ेगा, करे ना करे, कब करे, क्योंकि हो सकता है ना कि बाद के लिए थोड़ा RBI बचा के रखे कि वे पूरा का पूरा अभी नहीं कर दें। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम दिखने लगा तो उस समय 25 बेसिस पॉइंट्स को कट किया जाएगा, थोड़ा सा स्टिमुलस दिया जाएगा इकोनॉमी को। तो हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट किया जाए और 25 बेसिस पॉइंट्स बचा कर रखा जाए फ्यूचर के लिए, दैट इज नेक्स्ट ईयर के लिए। बट हाँ 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और तो आराम से किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता। बट हाँ होगा नहीं होगा, RBI अच्छी तरह से डिसीजन ले सकता है ना, तो RBI इस पर कंफर्म करेगा। बट हाँ ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि RBI के पास है ये लीवे कि और इंटरेस्ट रेट कट किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट और कट होता है तो इकोनॉमी के लिए और भी अच्छा होगा। फिस्कल डिफिसिट फ्रंट पे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है बजट में उतना फिस्कल डिफिसिट ला पा रहा है। फ्यूचर में भी उम्मीद है कि वो काफ़ी हद तक उसको मेंटेन में रखेगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, टोटली अग्री। खासकर आजकल जो इलेक्शन में पैसा बांटा जाता है, देखिए जो पैसा बांटा जाता है ना, तो कुछ लोग को लगता है पॉजिटिव है, कुछ लोग को नेगेटिव है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक। सिर्फ ये नहीं कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि देखिए ये जो पैसा ना डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिया जा रहा है, मतलब जिसको देना है उसके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। तो मान लीजिए 10,000 दिया जा रहा है, उसको 10,000 मिल रहा है। पहले तो करप्शन हुआ करता था ना, 10,000 बोला गया तो ज़्यादातर चांस आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो हो सकता है 1-2,000 मिलेगा, बाकी सब बीच में गायब। पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन अब डायरेक्टली बैंक में दिया जा रहा है। तो ये जो पैसा है ना, ये कंजम्पशन को बूस्ट देगा। आपके पास ना अगर पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ ना कुछ आप खरीदारी करेंगे, तो कंजम्पशन के लिए तो बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव है। उसका निगेटिव क्या है? उसका निगेटिव ये है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट पे आप बुरी तरह से हिट हो जाओगे, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को अगर तेज़ी से आगे बढ़ना है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स मतलब रोड्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, पावर सेक्टर में कुछ पैसा लगाओ ताकि सबको पावर सप्लाई किया जा सके, इंडस्ट्री को पावर सप्लाई किया जा सके। उसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, मतलब स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ये सब है।
तो अगर आप ज़्यादा पैसा इधर खर्च कर दोगे तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा कि भाई दोनों ही तरफ से हम किसी को बुरी तरह से हिट ना कर दें, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म का बेनिफिट है, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। तो लेट्स होप कि स्टेट्स इस बात को समझेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को समझेगा और इसको एक बैलेंस करके चलेगा, ताकि इंडियन इकोनॉमी को आने वाले सालों में इसके कारण प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था ना, मैं कई बार मैंने बोला कि भाई इस पे कोई खास फिलहाल दिख नहीं रहा है, दिखेगा, तो अब वो दिखना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो है अर्निंग ग्रोथ, दैट इज कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। तो कोई भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए खोलता है ना, तो अगर वो प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है तो ऑफकोर्स वो अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पे उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, आपके रिटर्न्स बढ़कर आएंगे। तो Q2 का जो अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर आया है, प्रॉफिट को ऑफकोर्स अर्निंग बोलते हैं, तो जो सैम्पल 2857 कंपनीज का जो डेटा अभी तक मिला है, उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 6 क्वार्टर हाई पे है, 15.2% के आसपास, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि बेस जो था लास्ट ईयर का बहुत कम था, 4.1%, लेकिन हाँ फिर भी 15.2% का जो ग्रोथ आया है उसे बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और मैं यही आप लोगों को बोल रहा था ना कि थोड़ा वेट करें क्वार्टर टू क्वार्टर ना, अब जैसे नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा इस क्वार्टर का, वो और भी बढ़कर आएगा, अच्छा आएगा, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और ये और समय के साथ इम्प्रूव करेगा, जो कि बहुत अच्छा बात है ना। जैसे ऑटोमोबाइल देख लें, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, सभी जगह अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर में तो ऑफ कोर्स यहाँ से उम्मीद है कि काफ़ी बढ़कर आएगा, क्योंकि जो GST कट का बेनिफिट उस समय काफ़ी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ भी देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ मीन सेल्स ग्रोथ कंपनीज का, तो वो भी 5 क्वार्टर हाई पे है, 8.6%। और ये यहाँ भी लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, खासकर नेक्स्ट क्वार्टर में ये भी बढ़कर आएगा, क्योंकि सेल्स तो बढ़ा है ना ज़्यादातर चीज़ों का। ये क्वार्टर तो मतलब जो चल रहा है देख ही रहे हैं आप ना, GST कट का बेनिफिट है, इनकम टैक्स कट का बेनिफिट है, तो ओवरऑल इस फ्रंट पे भी आप बोल सकते हैं कि आने वाले महीनों में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा और उसका बेनिफिट इंडियन स्टॉक मार्केट को मिलेगा। तो देखिए ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि आने वाले महीनों में इसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। लेकिन हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्या हो सकता है? तो देखिए नेगेटिव में सबसे बड़ा रिस्क जो कि मैं हमेशा आपसे डिस्कस करूँगा भाई, यूएस मार्केट्स, ठीक है। यूएस में जो भी बड़े बड़े मेगा कैप्स है, एआई में खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे करेक्शन का रिस्क लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है। उनके स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 20-30% का भी अगर गिरावट आ जाता है आने वाले समय में, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। और अगर यूएस में 20-30% का गिरावट आएगा तो इंडिया में भी आराम से 10% के आसपास का गिरावट तो बनता है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोले कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो लगता तो है कि बिल्कुल आएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली बताना कि कब आएगा बहुत मुश्किल है ना। कुछ दिनों में आ सकता है, कुछ महीनों में आ सकता है, या फिर 1-2 साल में भी आ सकता है। मुझे लगता है कि आना होगा तो नेक्स्ट ईयर मोस्टली ये आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ना पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, तो ऑफकोर्स आने वाले महीनों में आइडली हमें वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है कि भाई जब पता है कि गिर सकता है, गिरेगा नहीं मैं बोल रहा हूँ, गिर सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर है ना, तो क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, सब कुछ रखे रहूँ। देखिए बात वही है ना, कब आएगा नहीं आएगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, ठीक है। और तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट पता चला काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तब यू नेवर नो ना, क्योंकि हमारा अब इंप्रूवमेंट आ रहा है और उनका थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आप जो चाहे करें। मैं क्या करूँगा, देखिए मेरा सिंपल है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, जब मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है मैं इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा हूँ। बड़ा पैसा ऑफकोर्स हो तो सही नहीं है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आइडियली हमें करते रहना चाहिए, मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल है कि भाई अगले साल उसके कारण शायद एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो जो भी कॉर्पस है उसका अबाउट 10% रफली मैं बता रहा हूँ, 10% मैं चाहूँगा कि उसको अलग से मैं रखूँ, ताकि अगर उस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो उस 10% को मैं इमीडिएटली डिप्लॉय करूं, उसके कारण मेरे जो पोर्टफोलियो ओवरऑल उसको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है।
उसका दूसरा है टैरिफ, 50% का टैरिफ लगा के रखा है हमारे ऊपर। तो वो भी बोला जा रहा है कि भाई नवंबर एंड, मतलब जो भी अभी डिटेल्स बाहर आ रहे हैं, नवंबर एंड या फिर दिसंबर तक शायद वहाँ पे कमी देखने को मिला, बहुत बड़ा बूस्ट देगा मार्केट्स को, ठीक है। नहीं हुआ तो ऑफकोर्स उसके कारण निगेटिव असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, तो ये भी एक बड़ा निगेटिव होगा नेक्स्ट ईयर अगर ये टैरिफ कम नहीं होता है तब। अभी तक यही लग रहा है, जो भी डिटेल्स आ रहे हैं, कि भाई इस महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ तक शायद, क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है, और ट्रम्प आप जानते हैं कैसे है ना, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ वो बर्बाद कर देंगे। तो लेट्स सी, अगर होता है तब तो पॉजिटिव है, नहीं होता है तो वो भी बहुत बड़ा निगेटिव होगा। उसका इंटरेस्ट रेट इन यूएस, इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस अब फिर से कम हो गए हैं थोड़े, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखना होगा कि दिसंबर में रेट कट होता है कि नहीं। मार्केट मान के चल रहा था कि दिसंबर का रेट कट होगा, लेकिन फेड की तरफ से जो कमेंट्री आ रहा है फिलहाल, उसमें लग रहा है कि डाइसी है, पता नहीं होगा नहीं होगा, चांसेस कम है दिसंबर में रेट कट होगा, इस तरह का आ रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ तो प्रॉब्लम है ना, 3% के आसपास स्टिकी इन्फ्लेशन हो गया, घट ही नहीं रहा है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर कट होता है तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होगा, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, और नहीं होता है तो थोड़ा वो निगेटिव होगा। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ क्या हुआ है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप को भी फाइनली समझ में आ रहा है कि टैरिफ के कारण ये जो इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर जो टैरिफ्स था ना, कुछ फूड आइटम्स पर घटाया गया है या फिर ख़त्म कर दिया गया है। लाइक बीफ हो गया, कॉफ़ी हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गया। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्रिसमस आने वाला है, इस समय तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना। वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी कुछ इलेक्शंस हुए ना, वहाँ सभी जगह हार गए हैं ये लोग, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, बड़ा सा नवंबर में आने वाला है 2026 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। तो अगर ये लोग नहीं सुधरे, अपने हरकतों से नहीं माने, तो ऑफकोर्स वहाँ में बुरी तरह से हारेंगे और प्रॉब्लम होगा इनको, ठीक है। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई इन्फ्लेशन को मैं पूरी तरह से कंट्रोल में करूँगा, खाने जो सामान है, एटलीस्ट बेसिक आइटम्स है डेली यूज़ का, उसको तो मैं बिल्कुल ऊपर नहीं जाने दूंगा, प्राइसेस को काफ़ी कंट्रोल में रखूँगा। नहीं हो पा रहा है ना, प्राइसेस ऊपर है, ठीक है। प्रॉब्लम में है, अगर प्रॉब्लम में है जनता तो ऑफकोर्स आपको वोट नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका प्रेशर दिख रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक कदम उठाया। तो आने वाले समय में लेट्स होप कि इसके कारण और थोड़ा प्रेशर बने, और ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा कटौती करें, उसे बंद कर दें। और ऑफ कोर्स वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, लेट्स सी आने वाले महीनों में वहाँ से भी एक क्लैरिफिकेशन आएगा कि भाई ये जो टैरिफ है वो रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, ज़्यादातर चीज़ें अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी के फेवर में लग रही हैं, और जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को भी आने वाले समय में फेवर करेगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना, यू नेवर नो, कोई भी बाहर से कोई बड़ा न्यूज़ हुआ, अचानक हो गया, तो पूरा का पूरा मार्केट गिर जाता है। तो कितना भी फेवरेबल न्यूज़ क्यों ना हो, मेंटली आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। भाई स्टॉक मार्केट है, कभी भी 10 to 20% गिर सकता है, ठीक है। ये हमेशा मेंटली आप प्रिपेयर्ड है, कितना भी अच्छा न्यूज़ है कुछ हो, क्योंकि फ्यूचर हमें नहीं पता है ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने के बाद क्या होगा। कहीं से कुछ अगर बुरा खबर हुआ, वर्ल्ड में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, पूरा मार्केट गिर जाएगा ना। तो अच्छा यही है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि ठीक है भाई, अच्छा कर रहा है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कभी कभी ये 10-20% अचानक गिर जाएगा और मुझे उसे झेलना होगा। क्योंकि अगर आपने उस समय लॉस लेकर भाग गए तब तो आपको अननेसेसरी लॉस हो गया ना। आप तो फिर घूमते फिरेंगे, खराब है, ये है, वो है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है। तो ये आपको समझना होगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है लॉन्ग टर्म तक चलेगा इक्विटी मार्केट में, और आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, अननेसेसरी रिस्क है, पता नहीं क्या होगा, तो वहाँ पे तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके लिए। एफडी कहीं ज़्यादा अच्छा है, या फिर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमेशा ध्यान में रखें, कोई आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो आपका डिसीजन है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।